परी ने जब अपनी सहेली दिव्या परी से पृथ्वी लोक के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने के लिए बेताब हो उठा। वो रानी परी के पास अनुमति लेने के लिए पहुंच गई। परी माँ, मैं कभी पृथ्वी लोक पर नहीं गई। वहाँ के किस्से सुने हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा उस लोक को देखने की हो रही है। यदि आप अनुमति दे दे तो मैं कुछ दिनों के लिए धरती की सैर कर आऊं। प्रिया, तुम बहुत भोली और नेक हो। पृथ्वी लोक पर हर तरह के इंसान है। वहाँ बड़ा छलावा है। विश्वास जीतकर ऐसा धोखा करते हैं कि इंसान का इंसान पर से विश्वास ही उठ जाए। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मैं तुम्हें अकेली जाने की अनुमति नहीं दे सकती। परी माँ, तो क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? आपकी दी हुई शक्तियाँ मेरे साथ है। मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं तुम्हें अकेले भेजने का निर्णय नहीं ले पाऊंगी। प्रिया, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए। हाँ, एक काम करो, तुम चंपा परी के साथ चली जाओ। वो 2-3 बार पृथ्वी लोक पर जा चुकी है। वो इंसानों के छक्के पंजे को भली भांति समझती है। उसके साथ रहने पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। मैं चंपा परी से बात कर लूंगी। यदि आप कहें तो कल ही हम लोग पृथ्वी लोक की तरफ रवाना हो जाएंगे। ठीक है, कल जा सकती हो, लेकिन जल्द ही वापस आ जाना। एक बात याद रहे कि हर व्यक्ति से सावधान रहना। वैसे वहाँ तुम्हारे लिए तो सभी अनजान ही होंगे। हर आदमी की जांच परख कर लेना। प्रिया परी ने जैसे ही चंपा परी को रानी परी द्वारा मिली हुई अनुमति के बारे में बताया तो वो खुशी से झूम उठी। उसके मन में भी धरती पर जाने की बड़ी लालसा थी। दूसरे दिन प्रिया और चंपा परी दोनों मिलकर परी लोक से उड़ चले। वे दोनों तेजी के साथ पहाड़ों, झीलों और नदियों के ऊपर उड़ने लगे। वे दोनों पृथ्वी के नजारों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ से उड़ते उड़ते आगे बढ़ गई। अचानक उनकी नजर एक फूल बेचने वाली लड़की पर पड़ी। वे दोनों उसे देख ही रही थी कि उन्होंने देखा एक आदमी उस लड़की के पास आया और उसने चुपचाप कुछ फूलों के गुलदस्तों को उठाया और लेकर चलता बना। कौन है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या फूल या गुलदस्ते खरीदने हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ में कुछ गुलदस्तों को लेकर चुपचाप आगे बढ़ गया। चंपा, देखा तुमने? वो आदमी कैसे उस बेचारी लड़की के फूलों के गुलदस्तों को चुराकर ले जा रहा है। वो उसे पकड़ती क्यों नहीं है? चलो हम चलकर देखते हैं। दोनों परियां उस लड़की के पास पहुंच गई। बेटी, वो आदमी तुम्हारे गुलदस्ते उठाकर ले गया और तुमने उसे पकड़ा भी नहीं। मेरे गुलदस्ते? मैं देख नहीं सकती। उसने मेरे अंधेपन का फायदा उठा लिया। आज की पूरी कमाई चली गई। ओफो, माफ करना, हम नहीं जानते थे। ये पृथ्वी लोक की दुनिया भी बड़ी अजीब है। लोग मजबूरियों का इस तरह से फायदा उठाते हैं। हाँ, यहाँ सभी ऐसे ही होते हैं। कई बार तो जाली नोट भी दे देते हैं। हम जैसे को ठगना तो बहुत आसान है ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम पायल है। अनाथ हूँ, अंधी भी हूँ। आँखों की रोशनी तो पहले से ही नहीं थी। माँ रूपी सच्ची रोशनी को भी भगवान ने वापस ले लिया। किसी तरह जिंदगी बिता रही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें ठगने वाले अब खुद ही ठगे जाएंगे। तुम्हारी कमाई बर्बाद नहीं होगी। प्रिया परी ने अपने सितारा छड़ी उठाई और देखते ही देखते दूर जाते हुए उस आदमी के हाथ से गुलदस्ते छूट गए और हवा में उड़ने लगे। अपने हाथों से गुलदस्तों को जाता हुआ देखकर वो चौंक गया था। उस आदमी ने अपनी जेब टटोली तो पूरी जेब खाली मिली। उसके सारे रुपए पानी में बह रहे थे। वो पागलों की तरह दौड़ने लगा। हवा में गुलदस्ते पायल के पास पहुंच गए। गुलदस्ते पायल को मिल गए और वो खुश हो गई। अरे, मेरे गुलदस्ते मुझे मिल गए। ये कैसे हो गया? लेकिन आप लोगों ने जैसे जादू कर दिया। क्या मैं आप लोगों का परिचय जान सकती हूँ? मैं चंपा परी हूँ और ये प्रिया परी है। हम लोग तो पृथ्वी पर घूमने आए थे। तुम्हारे साथ चोरी की घटना होते देखकर हमें मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा।
ये लो, एक जादुई कवच है। ये तुम्हें हमेशा मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा, हर समय काम आएगा। इसे अपने पास ही रखना। पायल को बड़ी खुशी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितनी अभागन हूँ कि आप लोगों को देख भी नहीं सकती। मैंने सुना है परियां बहुत सुंदर होती है, दिल की बड़ी नेक होती है। काश मैं आप लोगों को देख पाती। हम दोनों की दिली इच्छा है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। यदि संभव होता तो हम इसी समय तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस कर देते, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें सब करते हुए समय का इंतजार करना पड़ता है। पायल, हम तुम्हारे गुलदस्ते खरीदना चाहते हैं। ये लो कुछ रुपए तुम्हें दे रहे हैं और गुलदस्ते ले रहे हैं। अच्छा पायल, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। पायल को ढेर सारे रुपए मिल गए और परियां वहाँ से चली गई। उसके सारे फूल और गुलदस्ते धीरे धीरे बिक गए और वो घर पहुँच गई। उसकी सौतेली माँ चंदा उसका इंतजार कर ही रही थी। आ गई रानी साहिबा। अरे लगता है आज पूरे फूल बिक गए। हाँ माँ, सारे फूल बिक गए। अब मैं अपने लिए पायल खरीद सकूंगी। बड़ी आई पायल खरीदने वाली। चल दे सारे रुपए मुझे। माँ देती हूँ, आज तो प्यार से बात कर लो। प्यार से बात? और तुझसे? तू इतनी बड़ी मनहूस है कि प्यार तेरे नसीब में नहीं है। जो अपनी माँ को खा गई उसे भला प्यार क्या मिलेगा? माँ ऐसा मत कहो, आज मुझे तो परी रानी मिली थी। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मनहूस मत समझिए। मनहूस नहीं तो क्या कहूँ? मेरा ही नसीब फूटा था जो तुझ जैसी अंधी मेरे सर पर आकर बैठ गई। चल जल्दी घर की सारी सफाई कर दे, बर्तन भी मांजना है। पायल ने घर की सफाई कर दी, बर्तन मांजने बैठ गई। उसी समय गुस्से में तमतमाई चंदा डंडा लेकर उसे मारने दौड़ती तो चमत्कार हो गया। डंडा उसे ही मारने लगा। अरे बाप रे, मर गई। ये क्या हो रहा है? ये डंडा मुझे क्यों मार रहा है? पायल दौड़कर बीच में आ गई तो डंडा रुक गया। पायल बिटिया, डंडे को लेकर जा, कहीं फेंक दे। इसने मुझे बहुत पीटा है। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना ये मेरी खाल उधेड़ लेता। बड़ी जोर की मार लगती है। अब मुझे अंदाजा हो गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? माँ, परी रानी ने मुझे एक सुरक्षा कवच दिया है। शायद ये जादू सुरक्षा कवच नहीं किया है। ला, वो सुरक्षा कवच मुझे दे दे। चंदा इतना कहकर गुस्से से पायल की तरफ बढ़ी तो बड़ी जोर से जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसका पैर खींच लिया हो। उसने ध्यान से देखा तो पायल के दोनों पैरों में बड़ी सुंदर पायल आ गई थी। मेरे पायल किसने खींच लिए? तेरे पैर में पायल कहाँ से आ गई? इतने में पीछे से प्रिया और चंपा परी की हंसी सुनाई पड़ी। ये पायल अभी अभी हमने इन्हें उपहार में दी है। आपने इस बेचारी पायल पर बड़े जुल्म कर लिए हैं, लेकिन अब मत करिएगा, वरना उस डंडे का हाल तो जानती ही है। अरे हाँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। डंडा मत चलाना, वरना मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। पायल बिटिया को रानी बना कर रखूंगी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? आपके शरीर पर ये निशाना कैसे है? अरे मैं तो दोनों परी रानी को भी देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हाँ पायल बिटिया, अब तुम सारी दुनिया को देख सकती हो। प्रिया परी ने जादू की छड़ी उठाई और पायल राजकुमारी के रूप में बदल गई। उसकी सौतेली माँ हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। माँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। परी माँ, मेरी माँ के जख्मों के निशान और दर्द को हटा दो। देख लिया, जिसे मनहूस कहकर हमेशा जुल्म करती थी, आज वही तुम्हारी कुशलता के लिए हमसे प्रार्थना कर रही है। तुमने उसे बड़े दर्द दिए, लेकिन वो तुम्हारा दर्द भगाना चाहती है। चंदा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो आगे बढ़ गई और उसने पायल को गले लगा लिया। राजेश और राकेश दोनों बच्चे मेला देखने चल पड़े थे। राजेश की उम्र 16 साल की थी और राकेश 8 वर्ष का था। दोनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। राकेश, मेले में मेरे साथ ही रहना और हाथ पकड़े रहना। अगर कहीं भीड़ में हाथ छूट जाए तो भटक जाओगे।
अरे भैया, मैं आपका हाथ पकड़े ही रहूंगा, आप भी मुझे मत छोड़ना। मेले में तो बड़ा मजा आता होगा ना? हाँ हाँ, मेला तो मजा करने के लिए ही होता है। तरह तरह के खेल देखने को मिलते हैं, खाने पीने का भी मजा आता है। भैया, मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है, आज तो पेट भर के खाऊंगा, मुझे रोकना नहीं। ठीक है, खा लेना। चलो, नदी का किनारा आ गया, नाव से उस पार चलना होगा। दोनों नाव में बैठ गए और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छा भैया, मैंने सुना है एक मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल चलाते हैं। हाँ हाँ, मौत का कुआं भी दिखा दूंगा और 2 मुंह वाली नागिन भी दिखाऊंगा। जलेबी के साथ तुम्हें गरम गरम दूध भी पिलाऊंगा। दोनों की बातें चल रही थी, इतने में अचानक तूफानी हवाएं चलने लगी, नाव डगमग होने लगा। भैया, मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो भैया, अगर नाव डूबी तो मैं डूब जाऊंगा। छोटे, डरना नहीं, नाव किनारे पर ले जा रहे हैं। अचानक नाव पानी के अंदर पलट गई और राजेश तैरने लगा, लेकिन राकेश पानी में डूबने लगा। पानी की धारा भी बहुत तेज बह रही थी। बड़ी देर के बाद तूफान शांत हुआ, लेकिन तब तक एक तेज हवा और पानी की धारा ने दोनों को जुदा कर दिया था। राजेश बहुत दूर किनारे पर पहुंच चुका था। वो किनारे पर खड़े होकर नदी के चारों तरफ राकेश को तलाश रहा था। छोटे राकेश का भी पता नहीं चल रहा था। राकेश, कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? राकेश! राजेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन नन्हा राकेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। राजेश नदी के किनारे से बहुत दूर तक राकेश की तलाश में चला गया। अंत में उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा। उधर नदी के दूसरे छोर पर किनारे पर एक लड़का औंधे मुंह पड़ा हुआ था। एक सुंदर परी जिसका नाम दिव्या परी था, आकाश से उड़ती हुई वहीं उतर गई। परी ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो उसे होश आ गया। वो राकेश ही था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद नहीं। कहाँ रहते हो बेटा? मुझे याद नहीं। दिव्या परी समझ गई वो सब कुछ भूल गया है। उसने देखा उसके सर में चोट भी आई है। वो राकेश को लेकर पास के जंगल में चली गई। वहाँ से जड़ी बूटी का लेप बनाकर उसने राकेश के माथे पर लगा दिया। उसने एक सुंदर घर भी बना दिया और अपनी जादुई छड़ी के दम पर भोजन की थाली प्रकट करा ली। लो बेटा, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राकेश ने एक बार स्नेह भरी नजरों से परी की तरफ देखा और खाना खाने लगा। वो कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति उसका साथ नहीं दे रही थी। आप कौन? बेटा, तुम मुझे परी माँ कहकर बुला सकते हो। परी माँ, आपने कुछ खाना नहीं खाया, खा लीजिए। परी को भूख नहीं थी, लेकिन राकेश का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा सा खाना खाया। अचानक उसके पास स्थित एक शीशे के गोले से आवाज आई। उसमें रानी परी दिखाई पड़ रही थी। दिव्या परी, तुम धरती पर अब तक ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें अब तक परी लोक में आ जाना चाहिए था। रानी परी, मुझे ये एक बच्चा मिल गया है, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। इसकी याददाश्त चली गई है, पर सब कुछ भूल गया है। मैं जब तक इसे इसके माँ बाप के सुपुर्द न कर दूं, कैसे आ सकती हूँ? दिव्या, तुम जानती हो कि बहुत दिनों तक पृथ्वी पर रहना हमारे नियम के विरुद्ध होगा। मुझे नियम की जानकारी है। इस बच्चे को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। यदि कोई परी यहाँ आ जाए तो मैं 1-2 दिन के लिए परी लोक में आ सकती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे 2 दिन यहाँ रुकने दीजिए, इसके बाद किसी को भेज दीजिए। ठीक है, 2 दिन बाद तीसरे दिन तुम्हारी रवानगी यहाँ के लिए हो जानी चाहिए। मुझे मंजूर है। इतना कहकर दिव्या ने राकेश की तरफ ध्यान दिया। वो रो रहा था। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, अब तुम आराम से सो जाओ। दिव्या परी ने राकेश के सर पर हाथ फेरा और उसे नींद आने लगी। वो सो गया।
परी घर से बाहर निकल आई और पास में ही एक फल के बगीचे में फल तोड़ने के लिए चली गई। 2 घंटे के बाद राजेश नन्हे राकेश को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। राकेश, राकेश तुम कहाँ हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें हर जगह तलाश करके थक गया हूँ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें दूसरी जगह पर तलाश करने के लिए चले गए हैं। वे बहुत परेशान हो गए हैं। घर के अंदर राकेश की आंखें खुल गई। याददाश्त चले जाने के कारण उसे अपना नाम भी याद नहीं था। वो घर के बाहर निकला और तब तक राजेश आगे निकल चुका था। राजेश चला जा रहा था, लेकिन राकेश उसको पहचान नहीं पा रहा था। दिव्या फल लेकर आ गई और उसने बड़े प्यार से राकेश को फल खिलाया। दिव्या और राकेश मिलकर खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ बेटे आपस में खेल रहे हैं। 2 दिन बीत गए और अब दिव्या परी को राकेश की चिंता होने लगी। उसे उस बच्चे से बड़ा लगाव हो गया था। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। उसने घर के बाहर एक औरत के रोने की आवाज सुनी। वो बाहर आ गई। आप क्यों रो रहे हैं? मेरा बेटा खो गया है। मैंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आप अंदर आइए, एक बच्चा मुझे मिला है। कहीं ये आपका बेटा तो नहीं? वो औरत अंदर आ गई और उसने राकेश को देखा और इनकार में सर हिला दिया। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। वो औरत वहाँ से चली गई और दिव्या परी सोच में पड़ गई। अलग ही दिन उसे परीलोक जाना था। दूसरे दिन एक साधना परी आ गई और दिव्या को उसने शीघ्र ही तैयार होने के लिए कह दिया। दिव्या, अब तुम उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक चली जाओ। मैं इस बच्चे को संभाल लूंगी। बाहर उड़न खटोला तैयार था, लेकिन दिव्या परीलोक जाने के लिए मन से तैयार नहीं थी। वो बार बार राकेश को देख रही थी, जैसे उसकी ममता जाग उठी हो। साधना, मेरा जी चाहता है मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊं, इस बच्चे के साथ बच्ची बन जाऊं। साधना, तुम यहाँ कैसे चली आई? वहाँ बच्चे के पास कौन है? दिव्या, चिंता मत करो। मैंने उसे एक जादुई घंटी दी है। मैंने उसे बता दिया है कि जिस भी चीज की जरूरत पड़े, घंटी को बजाकर मांग लेना, वो चीज हाजिर हो जाएगी। वो बच्चा वहाँ अकेला है, उसकी याददाश्त चली गई है। तुमने उसे वहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं परी रानी से इजाजत लेकर अब वहाँ चली जाऊंगी। दिव्या परी रानी के पास पहुँच गई। रानी परी, मेरा बच्चा पृथ्वी लोक पर अकेला है। साधना भी यहाँ चली आई, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। दिव्या, तुम मोह माया में फंस गई थी। एक परी के लिए ये ठीक नहीं है। उस बच्चे की चिंता छोड़ दे, उसे पृथ्वी लोक वाले संभाल लेंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं हर हाल में जाना चाहूंगी। अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और परलोक का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। मुझे मंजूर है। दिव्या परी पृथ्वी लोक पर पहुँच गई। राकेश रोता हुआ कमरे में बैठा था। परी माँ, आ जाओ परी माँ, तुम कहाँ चली गई हो? तुमने कहा था आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गई हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं माँ, खिलाने वाली माँ ही नहीं थी तो मैं कैसे खाता? इतना कहकर राकेश दिव्या परी के तरफ दौड़ा और गिर पड़ा। उसका सर दरवाजे से टकरा गया था। खून बहने लगा। अरे मेरे बच्चे, ये क्या कर लिया? दिव्या ने राकेश के सर पर पट्टी बांधी और वो जादुई छड़ी से खाना मांगने लगी। खाना हाजिर हो। दिव्या ने 2 बार छड़ी को घुमाया, लेकिन खाना नहीं आया। उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो पास के बगीचे में गई और फल लेकर आई। उसने राकेश को फल खाने के लिए दिया। राकेश ने फल खाया और आश्चर्य से दिव्या परी की ओर देखने लगा। बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी परी माँ। मेरी माँ कहाँ है? मेरे बाबूजी कहाँ हैं? आपने उन्हें कहाँ छुपा दिया है? बेटा, मैंने उन्हें कहीं नहीं छुपाया। मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
ये कौन सी जगह है? मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। दिव्या समझ गई कि बच्चे की याददाश्त वापस आ गई है। इतने में राकेश के माता पिता भी वहां आ गए। माँ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। इसके बाद वे दिव्या परी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसे संभाला, उसकी ढंग से देखभाल की। हम आजन्म आपके ऋणी रहेंगे। दिव्या परी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका लाडला उससे जुदा हो रहा था, लेकिन अपने असली माँ बाप से भी मिल रहा था। रानी परी सामने खड़ी थी। दिव्या चलो, परी लोक में चले जाएं। एक नजर मुझे प्यारे बच्चे को देख लेने दो। वो राकेश को जैसे ही देखने लगी, राकेश दौड़कर आया और दिव्या परी के चरणों पर गिर पड़ा। दिव्या ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया।